विराज शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे पिक लाइन के बारे में। पिक लाइन क्या है? परक्यूटेनियसली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, मींस इसमें हम पेरिफेरल वेन से इंसर्ट करते हैं और कहाँ तक जाती है? सेंट्रल लाइन तक जाती है। तो पेरिफेरल इंसर्टेड है बट सेंट्रल कैथेटर है, तो ये जाती कहाँ तक? सेंट्रल वेन तक जाती है और इसको इंसर्ट करते हैं पेरिफेरल वेन से। अब इसमें हम न्यूबॉर्न में कौन सी साइज की पिक लाइन्स यूज करते हैं? तो न्यूबॉर्न में मेनली दो साइज की पिक लाइन्स हम यूज करते हैं। एक तो प्रीटर्म लेस देन 1 kg बेबी में हम यूज करते हैं 1 फ्रेंच की, जो होती है 28 गेज की, उसको बोलते हैं प्रीमिकेथ। 28 गेज 1 फ्रेंच प्रीमिकेथ, ये लेस देन 1 kg बेबीज में हम यूज करते हैं। मोर देन 1 kg बेबी या टर्म बेबीज में हम यूज करते हैं जो होती है 2 फ्रेंच की, जिसको बोलते हैं कैवाकैथ, और 24 गेज की होती है 2 फ्रेंच 24 गेज एंड कैवाकैथ। जो प्रीमिकैथ होता है 1 फ्रेंच, उसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। जो टर्म बेबीज में कैवाकैथ यूज करते हैं जो होती है 2 फ्रेंच की, उसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर। तो ये दो पिक लाइन्स मेनली हम न्यूबॉर्न में यूज करते हैं। अब इसको इंसर्ट कहां से करते हैं? तो पिक लाइन्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं लोअर लिम्ब में या अपर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में हम ग्रेट सिफिनस से इंसर्ट कर सकते हैं, पॉप्लिटियल वेन से इंसर्ट कर सकते हैं। अपर लिम्ब में हम इंसर्ट कर सकते हैं बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन से। ये मोस्ट कॉमन साइट्स होती है पिक लाइन को इंसर्ट करने की। बट हमारे पास ये बेबी आया था, ये बेबी क्या है 1 मंथ पे हमारे पास आया था, और इसके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की ऑल वेन्स बिल्कुल प्रिक्ड थी, बिल्कुल थ्रोम्बोस थी। तो यहाँ पे कोई भी वेन हमको नहीं मिल रही थी। तो इस बेबी में हमने इंसर्ट किया इसको एक्सटर्नल जुगुलर वेन से। तो ये पिक लाइन हमने इंसर्ट कर रखी है, ये पिक लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल जुगुलर वेन से हमने पिक लाइन को इंसर्ट कर रखा है और ये एसवीसी तक जा रही है। अब इसकी हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं पिक लाइन की, कहाँ से कहाँ तक? अगर लोअर लिम्ब से अगर अपन देखें तो लोअर लिम्ब में हम इंसर्शन साइड से, जैसे ग्रेट सिफिनस से हम ले रहे हैं तो इंसर्शन साइड से मेजर करना है, उसको स्टार्ट करेंगे और हो जाएगी पहले इसके पाथवे से लेके अम्बिलिकस तक और अम्बिलिकस से जीफी स्टर्नम तक। तो यहाँ तक हम साइज को इसको पहले मेजर करेंगे और उतना इंसर्ट करेंगे। पॉप्लिटियल से इंसर्ट करना है तो पॉप्लिटियल से इसके पाथवे से यहाँ अम्बिलिकस तक और फिर जीफी स्टर्नम। अगर अपर लिम्ब से हम इंसर्ट कर रहे हैं तो मान लो यहाँ से क्यूबाइटल फोसा से इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से एक्रोमियन प्रोसेस, सुप्रास्टर्नल नोच और फिर जाता है राइट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। इतना अपने को मेजर करना है और उसको फिर इंसर्ट करना है। तो ये हो गया इंसर्शन के बारे में। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया एक्सटर्नल जुगुलर वेन से। अब हम डिस्कस करते हैं कि पिक लाइन की केयर कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं पिक लाइन के बारे में, और कोई सेंट्रल लाइन के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। क्लैप्सी के बारे में भी अब सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं पिक लाइन की केयर कैसे करनी है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पिक लाइन की सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि ऑक्लूजन। तो पिक लाइन क्या है कि इसका ल्यूमन बहुत छोटा है, जो 1 फ्रेंच की है 28 गेज की, बहुत ही ल्यूमन बहुत ही छोटा है उसका, तो तुरंत ब्लॉक हो जाती है, ऑक्लूड हो जाती है। तो ऑक्लूजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि इंसर्शन करते टाइम ही अपने को पिक लाइन को हिपेरिनाइज्ड सेलाइन से रिंज करना है। जब आप इंसर्ट कर रहे हैं उसी टाइम अपने को हिपेरिनाइज्ड सेलाइन लेना है, उससे अपने को पिक लाइन को रिंज करना है ताकि अंदर थ्रोम्बोसिस का रिस्क कम रहेगा, क्लोटिंग का रिस्क कम रहेगा। सेकंड, इंसर्ट करने के बाद में अपने को यूज करने में क्या ध्यान रखना है? एक तो कुछ भी मेडिसिन देना है वो हम अपने को इन्फ्यूजन पंप से देना है, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन पंप से देना है। कुछ भी चीज़ अपने को बोलस से नहीं देनी है। एंटीबायोटिक भी देना है तो इन्फ्यूजन पंप से कनेक्ट करके देना है। टीपीएन भी देना है तो इन्फ्यूजन पंप से कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन चलना चाहिए। 5 मिनट्स के लिए भी इन्फ्यूजन स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्यूजन स्टॉप हो गया तो अंदर पिक लाइन में ऑक्लूजन का रिस्क बढ़ जाएगा और ऑक्लूड हो सकती है। और क्या कर सकते हैं? एवरी 24 आवर्स में पिक लाइन को हम फ्लश कर सकते हैं हिपेरिनाइज्ड सेलाइन से।
फ्लश करने के लिए हमेशा 5 ml या 10 ml की सिरिंज ही यूज करनी है, 1 ml या 2 ml की सिरिंज यूज नहीं करनी है। दूसरा क्या करना है, पिक लाइन से कभी भी सैंपल, ब्लड सैंपल के लिए एस्पिरेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम ब्लड सैंपलिंग के लिए एस्पिरेट करेंगे आरबीसी प्लेटलेट आके वहां पे क्लॉट हो जाएगा और फिर वो पिक लाइन वेस्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी ब्लड सैंपलिंग पिक लाइन के थ्रू नहीं करनी है, एस्पिरेट कभी भी नहीं करना है। कोई भी ब्लड प्रोडक्ट्स पिक लाइन के थ्रू नहीं देना होता है, चाहे पीआरबीसी हो, एफएफपी हो या प्लेटलेट्स हो, ये जाके वहां पे कोगुलेट हो जाते हैं और पिक लाइन को ब्लॉक कर देते हैं। तो कोई भी ब्लड प्रोडक्ट्स इससे नहीं देना है। और नेक्स्ट क्या करना है, मान लो यहाँ से अपने को डिस्कनेक्ट भी करना है, वैसे तो डिस्कनेक्ट कम से कम करना चाहिए, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन जाना चाहिए, कुछ भी डिस्कनेक्ट अपने को करना नहीं चाहिए। और फिर भी डिस्कनेक्ट मान लो करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, एक बैक फ्लो जो पिक लाइन की टिप है उसके बैक फ्लो आएगा और वहाँ पे कुछ आरबीसीज वहाँ के क्लॉट हो जाएगी और पिक लाइन का टिप ब्लॉक हो जाएगा। फिर आप कितना भी फ्लश करके देख लो, पिक लाइन में वो बिल्कुल वो फ्लश होगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है। तो जब भी अपने को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट करने से पहले इस लॉक को अपने को लॉक करना है। यहाँ से अपने को ये लॉक हो गया, उसके बाद डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या है कि बैक फ्लो नहीं आएगा, जो प्रेशर रिलीज हो रहा था वो प्रेशर रिलीज नहीं होगा, बैक फ्लो नहीं आएगा। तो अपने को ये ब्लॉक करना है, फिर डिस्कनेक्ट करना है, फिर सिरिंज को कनेक्ट करना है और फिर इसको ओपन करना है और फिर जाके अपने को फ्लश करना है। जो भी अगर फ्लश के लिए अपन यूज कर रहे हैं तो फ्लश करना है। तो ये इसी के लिए दिया है ताकि बैक फ्लो आके और पिक लाइन का टिप ब्लॉक ना हो जाए। तो ये पॉइंट्स थे कुछ कि पिक लाइन को ब्लॉक और ऑक्लूजन होने से कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड, पिक लाइन में प्रॉब्लम आती है कि रप्चर होने की। पिक लाइन बहुत ही थिन है, धागे जितनी थिन है, तो इसमें कई बार अपन अगर इसको फ्लश करने के लिए भी अपन पुश करते हैं तो कई बार ये रप्चर हो जाती है। पिक लाइन यहाँ से ही रप्चर हो जाती है, यहाँ आगे से भी रप्चर हो सकती है अगर आगे से ब्लॉक है। उसके लिए क्या करना है, कभी भी 1 ml और 2 ml की सिरिंज से फ्लश नहीं करना है। अपने को ये ध्यान रखना है, याद कर लो कि 1 ml जितनी छोटी सिरिंज होगी उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। पुश करने में जितनी छोटी सिरिंज होगी उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो 1 ml और 2 ml की सिरिंज से प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है और मैंने कई बार देखा है कि पुश करते टाइम, फ्लश करते टाइम यहाँ से रप्चर होते हुए मैंने देखा है पिक लाइन को। इसलिए हमेशा 5 ml और 10 ml की सिरिंज से ही फ्लश करना है पिक लाइन को हमेशा। कभी एस्पिरेट अपन करते हैं तो उसमें जितनी बड़ी सिरिंज होगी उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, पर पुश करने में जितनी छोटी सिरिंज होगी उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। इसलिए कभी भी छोटी सिरिंज पुश करने के लिए यूज नहीं करना है। और ब्लॉक होने के लिए और क्या कर सकते हैं, हम जो टीपीएन चल रहा है, टीपीएन में हम हिपेरिन भी ऐड कर सकते हैं। तो हिपेरिन कितना ऐड करना है, 0.5 यूनिट पर ml, 0.5 यूनिट पर ml। मान लो 50 सीसी की सिरिंज में टीपीएन अपने हो रहा है तो कितना यूनिट हम ले सकते हैं इसमें, 25 यूनिट, 25 ml नहीं, 25 यूनिट्स हिपेरिन इसमें हम ले सकते हैं। वो क्या करेगा, ये ऑक्लूजन को प्रिवेंट करेगा। तो ये भी तरीका है ऑक्लूजन को प्रिवेंट करने का। अब हम डिस्कस करते हैं कि पिक लाइन की आइडियल पोजीशन क्या होती है। अगर आप लोअर लिम्ब से इंसर्ट कर रहे हैं तो लोअर लिम्ब से वो जाके आईबीसी में जाएगी और डायफ्राम के लेवल तक उसकी आइडियल पोजीशन होती है। अपर लिम्ब से इंसर्ट कर रहे हैं तो वो जाएगी एसवीसी में, और एसवीसी और राइट एट्रियम का जंक्शन होता है, वहां तक उसका टिप होना चाहिए, वो उसकी आइडियल पोजीशन है। अब पिक लाइन को हम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, तो पिक लाइन को हम यूवीसी और यूएसी के कंपैरिजन में लॉन्गर यूज कर सकते हैं। इसको 2 to 3 वीक्स तक भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए प्रीमेच्योर और न्यूबॉर्न बेबीज में पिक लाइन बेस्ट लाइन होती है। तो ये था पिक लाइन के बारे में सब कुछ। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लेप्सी प्रिवेंशन बंडल्स के बारे में। थैंक यू सो मच।